पहने खड़ी सोनम सुन रही थी। छोटी भाभी, आप तो बड़ी भाभी की फिटनेस इंस्ट्रक्टर बन गई हो। मैं सिर्फ अपनी जेठानी की नहीं, पूरे परिवार की फिटनेस इंस्ट्रक्टर बन गई हूँ। चलो आप भी एक्सरसाइज करो, आपकी बॉडी में भी फैट बढ़ रहा है। पवित्रा की बात मानकर उसकी जेठानी और नंद लॉन में पहुंच जाती हैं। हॉल में झाड़ू लगाकर वो भी लॉन में जाती हैं और उन दोनों को हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करवा ही रही होती हैं कि तभी वहां अमित आता है और आज नाश्ता मिलेगा या नहीं, या बाहर से मंगवा लूं? अरे मैं तो भूल ही गई, आप मुझे 10 मिनट दो, मैं बस 10 मिनट में तीखा नाश्ता बना कर लाती हूँ। पवित्रा जल्दी से भागकर किचन में जाती है और उसके जाने के बाद अमित, त्रिशा और सोनम हॉल में जाकर सरस, रानू और संतोष के साथ बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद पवित्रा किचन से बड़ी सी प्लेट में गर्मा गर्म आलू बड़े लेकर आती है। पेशे खिदमत है आपकी शान में गर्मा गर्म तीखे मसालेदार आलू से भरे आलू बड़े। डॉक्टर ने मुझे आलू खाने से मना किया है, तो मैं आलू बड़े नहीं खा सकती। त्रिशा ने तो अच्छा बहाना ढूंढ लिया, अब मैं कौन सा बहाना बनाऊं? सरस बहाना सोच ही रहा होता है कि तभी दरवाजे पर एक भिखारी आता है और अरे भैया इस भूखे को कुछ खिला दे माई। भिखारी की आवाज सुनकर सरस पवित्रा के आलू बड़े की प्लेट को ले लेता है। अरे जेठ जी, आप सारे आलू बड़े लेकर कहाँ जा रहे हो? पवित्रा, ये तो हम सब खाते ही रहते हैं, आज भिखारी भी खा लेगा तो तुम्हें दुआएं देगा। वो तो ठीक है, लेकिन फिर आप सब क्या खाओगे? देवरानी जी, अब तुम लंच ही बना लो, अब हम सीधा लंच ही करेंगे। सरस सारे आलू बड़े भिखारी के कटोरे में उलट देता है और पवित्रा किचन में जाकर ढेर सारी मिर्ची का तड़का लगाकर आलू, गोभी, शिमला मिर्च की मिक्स वेज और दाल बनाती है और रोटी और चावल के साथ डाइनिंग हॉल में सब लोगों को सर्व करती है। पेश है आप सबके लिए आपकी पसंद का तीखा खाना। फिर से तीखा खाना बना लाई छोटी बहू। सुबह सरस ने आलू बड़े खाने से बचाया था, अब कौन बचाएगा? देवरानी जी, पानी ला दो प्लीज। पवित्रा जैसी किचन में जाती है वैसे ही त्रिशा एक प्लेट में दाल, चावल और एक प्लेट में सब्जी रोटी रखकर बाकी का पूरा खाना डाइनिंग टेबल के नीचे छुपा देती है। पवित्रा जब किचन से पानी लेकर वापस लौटती है और सारा खाना सफाचट देखती है तो अरे आपने इतनी जल्दी खा भी लिया? खाना इतना तीखा और टेस्टी जो बना था, इसलिए फटाफट हम सभी चट कर गए। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए भी बचाया है। पवित्रा के झूठे बर्तन उठाकर किचन में जाते ही संतोष टेबल के नीचे छुपा खाना ले जाकर घर के बाहर रखे डस्टबिन में डाल देता है। इस तरह अगले कुछ दिनों तक सब लोग कोई ना कोई बहाना बनाकर पवित्रा का बनाया तीखा खाना खाने से बचे रहते हैं। उसका बनाया खाना कभी भिखारी खाता तो कभी डस्टबिन में जाता और पवित्रा से छुपाकर वो सभी बाहर का खाना खाते। एक दिन त्रिशा जब पवित्रा का बनाया खाना घर के बाहर खड़ी गाय को खिला रही थी तब पवित्रा उसे देख लेती है। वो भागकर उसके पास जाती है और जेठानी जी, आप मेरा बनाया खाना गाय को क्यों खिला रही हो? देवरानी जी, दरवाजे पर आई हुई गाय को भूखा नहीं भेजना चाहिए, बस यही सोचकर मैं तुम्हारा खाना गाय को खिला रही हूँ। वो तो ठीक है जेठानी जी, लेकिन अब आप क्या खाएंगी? तुम कहो तो आज खाना होटल से मंगवा लेते हैं। ठीक है, आज होटल का खाना ही खाते हैं। डाइनिंग हॉल में बैठा पूरा परिवार होटल का मंगवाया खाना खा ही रहा होता है कि तभी पवित्रा किचन से लाल मिर्च लाकर सबके खाने में डाल देती है। ये होटल वाले भी ना कितना फीका खाना बनाते हैं, खाने में बिल्कुल मजा ही नहीं आ रहा था। त्रिशा जैसे ही एक कौर खाती है उसका चेहरा लाल हो जाता है और पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है। क्या हुआ जेठानी जी, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? आपकी तबीयत ठीक तो है ना? अचानक मेरा पेट बहुत ज्यादा जलने लगा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं अभी फैमिली डॉक्टर शीना को बुलाता हूँ। सरस तुरंत डॉक्टर शीना को कॉल करके बुलाता है। कुछ ही देर में डॉक्टर शीना आकर त्रिशा के पेट की जांच करके त्रिशा का पेट बहुत ज्यादा तीखा खाना खाने की वजह से जल रहा है। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं जिनसे पेट की जलन ठीक हो जाएगी, लेकिन अब आगे से ध्यान रखना कि त्रिशा को बिल्कुल भी फीका खाना ही खिलाना है, नहीं तो भविष्य में इन्हें और इनके होने वाले बेबी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। दवाई का पर्चा सरस को देकर डॉक्टर शीना वहाँ से चली जाती है। अब से मैं और अपने परिवार के बाकी सदस्यों के लिए तीखा खाना बनाऊंगी और अपनी जेठानी के लिए बिल्कुल फीका खाना बनाऊंगी। फिर से तीखा खाना, ऐसा लगता है कि पवित्रा बहू हम सबको एक दिन हॉस्पिटल पहुंचा कर ही मानेगी। इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और त्रिशा की प्रेगनेंसी को 8 महीने पूरे हो जाते हैं। एक दिन पूरा परिवार एक साथ हॉल में बैठा हुआ था। हर बीतते दिन के साथ जेठानी जी की डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा है, लेकिन अब तक जेठानी जी की गोद भराई की रस्म नहीं हुई है। छोटी बहू, आज पूरा परिवार यही डिस्कस करने के लिए इकट्ठा हुआ है। अगले हफ्ते ही बड़ी बहू की गोद भराई की रस्म कर लेते हैं। हाँ ठीक है, घर को डेकोर करने की जिम्मेदारी मेरी। सभी मेहमानों को इनवाइट मैं करूंगा। बड़ी भाभी क्या पहनेंगी और कैसा मेकअप करेंगी ये सब मैं देख लूंगी। जिसे जो करना है करे, खाना तो मैं ही बनाऊंगी। अगर छोटी बहू ने खाना बनाया तो खाने वालों के कहां कहां से धुआं निकलेगा, मैं सोचना भी नहीं चाहती।
छोटी बहू, तुम्हारी जिठानी की मुंह दिखाई की रस्म में कितने सारे मेहमान आएंगे। आखिर तुम अकेले इतने सारे लोगों का खाना कैसे बनाओगी? बेवजह थक जाओगी और फंक्शन एंजॉय भी नहीं कर पाओगी। तो तुम खाना वाना रहने दो, हम किसी हलवाई को बुला लेंगे, वो बना देगा खाना। नहीं पापा जी, जेठानी जी की गोद भराई की रस्म में मैं ही खाना बनाऊंगी। मेहमान मेरे हाथ का ही खाना खाएंगे। ठीक है जेठानी जी, खाना तुम ही बनाना, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि तीखा खाना सिर्फ हमें ही पसंद है, मेहमानों को नहीं। तो उनकी पसंद का भी ख्याल रखना और खाना फीका ही बनाना। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। अब एक हफ्ते बाद त्रिशा की गोद भराई की रस्म होती है। अमित ने पूरा हॉल डेकोर कर दिया था। पवित्रा ने पहले के मुकाबले सिर्फ आधी मिर्च डालकर कोफ्ते, शाही पनीर, दाल मखनी, रोटी, पूड़ी और बिरयानी बनाकर हॉल में स्टॉल्स लगवा दिए थे। कुछ ही दिन में सरस के बुलाए मेहमान विनय, दीपक, सरिता और कविता भी एक एक करके आने लगे थे। मेहमानों के आने के बाद सोनम त्रिशा को गाउन पहनाकर सिर में फूलों का ताज रखकर उसे हॉल में लेकर आती है। उसके आने के बाद हॉल में खड़ा संतोष, आप सब खाना शुरू कीजिए। और हाँ,